हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का डिस्कशन है डीपीपी डिस्कशन करना है। डीपीपी आज शुरू कर रहे हैं। डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और जो 2 लेक्चर बीच में हमने प्रिपेयर किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे आने के चांसेस हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन डेंटिसिटी ऑल एटम कोरस्पॉन्डिंग टू लिगेंड आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल एटम। तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। हमने डिस्कस किया था कि डेंटिसिटी मीन्स कापा। कापा में जो हमारा लिगेंड होगा वो मेटल के साथ सिर्फ कनेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ कनेक्टेड ही लिखा हुआ है, तो मीन्स स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड है आपका, द डेंटिसिटी ऑफ NO2 इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 1। देखो ध्यान से, कोबाल्ट मेटल दी हुई है, 3D की सीरीज़ है। बेशक आपके पास नाइट्रेट लिगेंड दिया हुआ है, लेकिन नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट ये बाइडेंटेड लिगेंड का काम किस केस में करते हैं? जब हमारे पास 4D और 5D की मेटल हो। अब यहाँ पे 3D सीरीज की मेटल है, इसका मतलब यहाँ पे डेंटिसिटी कितनी शो करेगा? 1। मीन्स स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एट लोअर pH जनरली द लिगेंड शो लोअर डेंटिसिटी। ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब pH मेरा लो हो जाता है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वेकेंट साइट है आपका वो हाइड्रोजन जाके ऑक्यूपाई कर लेता है और उस चक्कर में आपका डेंटिसिटी कापा की वैल्यू कम हो जाती है। मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये तीनों स्टेटमेंट हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आपको याद हो तो। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चलिए, आपके पास कॉम्प्लेक्स है, अरेंज करना है। मेटल एटम सेम है, मेटल जो आपका है वो सेम है, तो सिर्फ लिगेंड को लिखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, अमोनिया एंड इथिलीन डायमीन। तो हमें पता है इथिलीन डायमीन क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इथिलीन डायमीन वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद अमोनिया, देन फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इथिलीन डायमीन, दूसरा इथिलीन डायमीन किस तरह का लिगेंड है? आपका सॉफ्ट बेस है, ठीक है, तो इथिलीन डायमीन हो जाएगा, उसके बाद अमोनिया, देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। यानी कि आप इसको लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फॉर ईच पेयर डिटरमाइन विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल हैव द लार्जर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताना है। मीन्स कौन सा कॉम्प्लेक्स का सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? देखिए, Hg फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, HgNH3 जो मरकरी और अमोनिया के बीच में बना है। तो मरकरी यहाँ पे क्या है? सॉफ्ट, और अमोनिया क्या है? हार्ड सॉफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। सेकंड में देखिए, मरकरी क्या है? सॉफ्ट, अगेन मेरा क्या है? सॉफ्ट, तो सॉफ्ट है, तो ये वाला पोर्शन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो मेरा अनस्टेबल है, यानी कि ये पेयर काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं, तो Fe+3 में क्या है? हार्ड, और SCN लगा है सॉफ्ट, तो ये भी नहीं है। और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएगा। अब चलते हैं सी पे क्या दिया हुआ है? कोबाल्ट है, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ, कोबाल्ट+3 में क्या हो जाएगी? और अमोनिया दिया हुआ है, तो कोबाल्ट+3 हार्ड, अमोनिया हार्ड, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्टेबल। लेकिन कोबाल्ट यहाँ पे +2 में भी स्टेबल है, क्योंकि आपका जो अमोनिया है वो कैसा है? सिग्मा डोनर, और सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन करते हैं, ठीक है। याद रखनी है आपने बात कि सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड जो होंगे आपके वो बहुत बेटर स्टेबलाइजेशन करते हैं। तो इन सब ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है वो मेरी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो मेरा जो ऑप्शन सी होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अगेन आपके पास क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताना है Fex+2। Fex+2 क्या है कि आपने एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया आपका Fex2 टाइप का, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +2। तो Fex2 कब बन सकता है? Fex कब बन सकता है? सॉरी, ये Fex है ना, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, Fex। तो Fex कब बन सकता है? अगर मेरे पास Fe+3 हो और उसके अंदर मैं X नेगेटिव लिगेंड को ऐड करवाऊँ, क्या Fe+3 प्लस X नेगेटिव, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? Fex, और कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा +2 चार्ज, ठीक है। जब मैंने Fe+3 लिया तो Fe+3 क्या हो गया? मेरा हार्ड। इसका मतलब जो मैं X नेगेटिव ले रही हूँ वो भी मेरा कैसा होना चाहिए? हार्ड, तभी तो मेरा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा। तो हार्ड में क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएंगे? फ्लोराइड, आफ्टर दैट क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, और उसके बाद आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है, तो मैंने लिखा हुआ है आंसर कि सबसे पहले फ्लोराइड, क्लोराइड, और उसके बाद आएगा आयोडाइड। कैसे? दोबारा सुन लीजिए। Fex2 पॉजिटिव कब बन सकता है? जब मेरे पास Fe+3 हो और उसके अंदर मैं X नेगेटिव के साथ उसको रिएक्शन करवाऊँ, और तब जाके मुझे मिलेगा Fex+2।
और Fe+3 हार्ड होगा तो मेरा X नेगेटिव भी कैसे होना चाहिए, हार्ड। सो ऑर्डर विल बी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन यूरेनियम के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है और ये आपका CSIR जून 2015 का क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यूरेनियम का कोऑर्डिनेशन बताना है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। सो UO2 NO3 का ट्वाइस और कितने मॉलिक्यूल लगे हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल। तो यूरेनियम क्या है, 4D का है, तो 4D के केस में क्या है, 5D का है, सॉरी 4D और 5D, 5D का है। 5D में क्या करेगा, नाइट्रेट बाइडेंडेट लिगेंड का काम करेगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 ऑक्सीजन का और 2 वाटर, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। लेकिन इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है 6, मतलब स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका सिरेनियम का बताना है आपने इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे NO3 अगेन लगा हुआ है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा हुआ है 6। तो NO3 बाइडेंडेट लिगेंड का काम करेगा, क्योंकि सीरियम मेरी 4D की सीरीज है, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12 और शेप हो जाएगी आइकोसाहेड्रल, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट मेरी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द पेयर विल जनरेट रिजल्ट इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद लिगेंड। यानी कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर होगा जो आपका टेट्राहेड्रल यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन 4 हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर कब बनता है, जब आप अलोंग द पिट जाते हो। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो उस केस में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, क्यों, और वो कम क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऐड होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मेटल एटम होगा वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेफर करेगा। तो एक तो इसके अंदर होगा जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव में वैसे भी D10 हो जाता है, तो D10 होने की वजह से वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ उसके पास वो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करेगा, तो जिंक हो गया। जिंक के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, जिंक के बाद हो सकता है कोबाल्ट। कोबाल्ट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोबाल्ट भी क्या करेगा कि मेटल जो होते हैं विद अनफेवरेबल CFC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जहाँ पे अनफेवरेबल होती है और वो कोबाल्ट +2 के लिए होती है, तो वो भी लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेफर करते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि जो मेरे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी क्या करते हैं, लो कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेफर करते हैं। तो पहला रीज़न क्या आ जाएगा, पहला रीज़न हो जाएगा मेरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि जहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएंगे। जैसे बेरिलियम +2 है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 को इसने लॉस कर दिए, तो 1s2 बनता है मेरे पास, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएगा। जिंक के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड जो होते हैं, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, वो भी क्या करेंगे, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएंगे। और कोबाल्ट का केस इसलिए करें क्योंकि मेटल विद अनफेवरेबल CFSC लाइक कोबाल्ट +2 वो क्या करते हैं, हमेशा लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोबाल्ट, इसमें आएगा कोबाल्ट +2, जिंक +2 एंड बेरिलियम +2। क्या है एक बार और सुन लीजिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड अनफेवरेबल CFSC जिसकी होगी वो लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कोबाल्ट +2 का अनफेवरेबल CFSC होता है, ये टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज हाईली स्टेबल। इनमें से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिम्बायोसिस का प्रिंसिपल लगा हुआ है, मेटल सेम है और मेरे लिगेंड जो है लिगेंड में अमोनिया सेम है, और एक्स की जो पोजीशन है सिम्बायोसिस प्रिंसिपल लगा हुआ है वो डिफरेंट है, एक में फ्लोराइड है दूसरे में आयोडाइड है। तो अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हार्ड है, तो हार्ड किसको भेजेगा, हार्ड साइड को, यानी कि जो हार्ड है वो हार्ड के साथ जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन हार्ड है, तो फ्लोरीन वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू I नेगेटिव के, क्योंकि I नेगेटिव क्या है, मेरा सॉफ्ट है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर इज फर्स्ट, कि पहला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स मेरा स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द सिम्बायोसिस प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, लो कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो अकर इन द लिगेंड दैट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड।
पढ़ा था हमने कल कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ होगा। तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर के हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि अगर मेटल का साइज स्मॉल है, लिगेंड का साइज़ बड़ा है, और लिगेंड कैसे हैं जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो का सबसे पहले था, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। कि ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से स्टीरिक रिपल्शंस बढ़ जाते हैं और लिगेंड कम लगता है। तो स्टेटमेंट आपका क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेफर करेंगे। सेकंड है लार्जर रेडियाई ऑफ मेटल आयन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करेगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, ये भी कल वीडियो में डिस्कस किया था। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ हो सकता है, जहाँ पे मेटल का साइज़ बड़ा हो, लिगेंड का साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, मेटल पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, तो ये 3 रीज़न थे जिसकी वजह से आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट आपके पास है लो कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो देयर इफ आयंस आर रिच इन इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका मेटल एटम के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो वो ज़्यादा लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मेटल पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तभी वो मैक्सिमम लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपका जो आयन है वो रिच इन इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर को ही प्रेफर करेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। इफ NaCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद लाइट पिंक कलर ऑफ कोबाल्ट वाटर 6 2 पॉजिटिव, ये हमने डिस्कस किया था, बहुत बार ये एग्जाम्पल आया था वीडियो में, अगर आप जाके देखें तो आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। मैं जितना भी आपको वीडियोस में करवा रही हूँ वो सब का सब इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से आप कुछ ना छोड़ें, सब कुछ लिखें अपनी कॉपी में, अच्छे से नोट्स बनाएं, तो आई एम श्योर आपका नेट ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन है अब हमारे पास कि कोबाल्ट वाटर 6 2 पॉजिटिव, अगर मैं इसके अंदर NaCl डालूंगी तो क्या बनेगा। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे COCl6 2 नेगेटिव बनने के कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कोबाल्ट पे माइनस चार्ज ज़्यादा आएगा, और अगर मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाऊंगी तो वो इतने ज़्यादा चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो कोबाल्ट हमेशा कितनी क्लोरीन लगाएगा, ओनली 4 क्लोरीन वो अपने साथ लगाएगा। तो आंसर आ जाएगा COCl4 2 नेगेटिव। और कलर पे भी हमने पढ़ा था कि जब मेरा कोबाल्ट वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो पिंक कलर का होता है, और जैसे ही वो मेरा क्लोरीन के साथ जाता है तो उसका कलर किस में हो जाता है, ब्लू में। अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो में कलर डिस्कस किया था, वाटर के साथ पिंक कलर है और क्लोरीन के साथ वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार और सुन लीजिए क्या है कि वो 6 क्लोरीन को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो 6 क्लोरीन अपने पास रखता है तो मेटल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कोऑर्डिनेशन नंबर लो को प्रेफर करता है कि 4 क्लोरीन लगाएगा, जहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर आएगा, और कम नेगेटिव चार्ज को कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट होगा या जो आयन होगा वो उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इरविंग विलियम सीरीज, हमने किया था कि इसको याद कैसे रख सकते हैं, इरविंग विलियम फीको निकुंजन। ठीक है, सो ये था इरविंग विलियम फीको निकुंजन। क्या बताना है आपने, स्टेटमेंट बताना है। तो हमने ये पढ़ा था इरविंग विलियम फीको निकुंजन। फीको निकुंजन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 3D के हैं। ठीक है, और सारे के सारे किस में होते हैं, बाइवलेंट +2, ये भी पढ़ा था। और सारे के सारे कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ओनली एंड ओनली ऑक्टाहेड्रल। सिर्फ 3 लाइनें हमने डिस्कस की थी कि इरविंग विलियम फीको निकुंजन 3D वाला होगा, सारे बाइवलेंट होंगे और ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ बाइवलेंट मेटल आयन ऑफ फर्स्ट सीरीज। तो तीनों बातें आ रही हैं इसके अंदर, 3D है, बाइवलेंट, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ये गलत है क्योंकि सिर्फ ऑक्टाहेड्रल को प्रेफर करता है। टेट्राहेड्रल गलत है क्योंकि टेट्राहेड्रल वो बनाता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को ही उसने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है आपके पास ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप करते हैं, DsP2 जहाँ पे आपका स्क्वायर प्लेनर शेप बनती है, उसमें जो d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है वो d ऑर्बिटल कौन सा है, dxy है, dy z है, zx है। तो याद रखना है ds जब भी आपका स्क्वायर प्लेनर बनता है तो d ऑर्बिटल जो यूज़ होगा वो dx² - y² यूज़ होता है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, जैम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, और टीफर में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो DsP2 जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, डी ऑर्बिटल जो यूज़ होगा दैट इज़ dx² - y²। सो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर साइड जनरली फेवर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। देखने से तो लगता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इनर वाली शेल्स को यूज़ करेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑलरेडी साइज बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज समझते हैं कि स्मॉल साइज होगा। अगर वो बिल्कुल स्मॉल साइज होगा तो बिल्कुल स्मॉल के साथ वो बाइंड नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए, उसको एक डिफ्यूज्ड शेप का ऑर्बिटल चाहिए जिसके साथ वो अपने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को मिक्स करके बॉन्डिंग कर सके। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो इनर डी ना यूज़ करके आउटर डी को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो वो लूज वाली जगह पे जाना पसंद करेगा, वो आउटर डी शेल को यूज़ करेगा। जैसे अगर हम देखें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑल्दो इनकी ज़्यादा है, बट ये कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड। ये बाहर वाली शेल को ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। ठीक है, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास द हैवियर कंजेनर्स प्रेफर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल ठीक है। कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं 3D से 4D से 5D, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। दूसरा, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं ना, तो आपकी जो मेटल एटम होती हैं वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही बनाना प्रेफर करते हैं। दैट इज़ वाई कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी आपके कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है, बिकॉज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके कोवलेंट नेचर के होंगे, तो उनमें आयनाइजेबल करेक्टर कम होगा, वो इतनी जल्दी आयनाइज नहीं हो पाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट कि जब जो हैवियर कंटेनर्स होगा, हैवियर कंटेनर्स मीन्स आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक निकल फैमिली है, निकल के नीचे लेड आएगा, उसके बाद आएगा प्लेटिनम, और अगर सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो हमने वीडियो में डिस्कस किया है ये ऑलरेडी कि प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा लेड के कॉम्प्लेक्स से, और लेड का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा निकल से। सो और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या है, इन VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड एज आयनिक एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर कोवलेंट। ये बिल्कुल ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके आयनिक नेचर के होंगे, इजीली आयनाइज होंगे, लेकिन जो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो कैसे नेचर के होते हैं, वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज completely राइट। नेक्स्ट इज फॉर द D7 सिस्टम द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर prone to oxidation. This statement is also correct. Next one है D3s. In the D3s hybridization of tetrahedral geometry, the required d ऑर्बिटल जो हम, हाँ ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, D3s में जो मेरा D3 ऑर्बिटल्स यूज़ कर रही हूँ मैं, D के 3 ऑर्बिटल, वो कौन कौन से हैं, तो वो आंसर है आपका DXY, DYZ एंड DZX। ये आपके 3 D यूज़ हो रहे हैं। जैसे अगर SD3 बोले तो SD3 में आपका कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ DXY, DYZ एंड DZX। और जब स्क्वायर प्लेनर में जाता है DSP2, स्क्वायर प्लेनर में होगा आपका DX² - Y²। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट बताना है अगेन आपने, द N-1D 8 to 10 सिस्टम जनरली फॉर्म द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक बात है, 8 से 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इनर वाली शेल सारी भर चुकी हैं, कौन सी शेल्स बचे हैं, बाहर वाली शेल्स बचे हैं, तो उन्हीं को यूज़ करेंगे, तो कैसे कंपाउंड्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। Cobalt NH362 negative will readily oxidize to cobalt +3. Again the statement is correct. ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट मेरे किस में है, अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड में देखूँ तो CONH3 में 6 में से अमोनिया पे चार्ज क्या होता है, +2 है, अमोनिया पे चार्ज 0 हो गया तो कोबाल्ट +2 है, और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में आपका कोबाल्ट +3 में है। तो अगर मेरा कोबाल्ट +3 में जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, और अमोनिया भी कैसे है, हार्ड क्या बनेंगे, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो ये क्या करेगा, ईजिली ऑक्सीडाइज करके खुद को वहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, मीन्स स्टेटमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा, और स्टेटमेंट मेरी
ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर फेवर द पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d ऑर्बिटल ओवर द एन-d ऑर्बिटल इन द बॉन्डिंग। अगेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए अगर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसने अपने ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले थे वो यूज़ कर लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी n-1d अंदर वाली शेल को यूज़ करेगा, क्योंकि बाहर जो n-d ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। तो अगर उसको बॉन्डिंग में जाना है तो वो इनर वाली शेल्स को ही यूज़ करना प्रेफर करेगा। सो द स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। 14 क्वेश्चन में देखिए अगेन स्टेटमेंट है आपके पास, द sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रिक्वायर द डी कौन सी है। देखिए याद रखना है sp3d2 किसकी बात कर रहा है, ये 6 ऑक्टाहेड्रल के लिए है ये आपका हाइब्रिडाइजेशन। d2 में कौन सा डी यूज़ कर रहा है, ये डी यूज़ होंगे आपके dx² माइनस y² और dz²। दो ऑर्बिटल यूज़ होंगे जहाँ पे आपका d2 है, कौन कौन से, dx² माइनस y² एंड dz²। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड वीडियोस हम नेक्स्ट कल डालूंगी मैं, ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज़ n-1d 0 to 3 सिस्टम ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली बात है कि d में आपके 0 से लेकर 3 तक है, यानी कि मेरा पूरा d अभी भी खाली पड़ा हुआ है, यानी कि जो मेरी n-1d है वो ऑलरेडी एम्प्टी है अभी भी। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो अंदर वाली शेल को ही यूज़ करेगा। तो स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है अगेन ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुकी है, d7 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएंगे, प्रोन टू ऑक्सीडेशन। याद रखना है आउटर ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे, d7 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला है उसने, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन। सो अगेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी हमने कल डिस्कस किया था। प्राइमरी वैलेंसी जिसको हम सर पे बिठा के रखते हैं, और वो क्या होती है, मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होंगी, जो बाद में आती है और जो बहुत सारी होती हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिस्कस किया था क्या होगा, डायरेक्शनल होगा, डायरेक्शनल इन नेचर होगा, और ये हमें क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होगी एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड PTNH3 2 Cl2 डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं है। तो जब मैं इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डालूंगी तो मेरे पास कोई फ्री आयन नहीं मिलेगा, और जब तक कोई फ्री आयन नहीं मिलेगा तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट हो सकती है। बिकॉज जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे आयनाइजेबल स्पीसीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आयनाइजेबल स्पीसीज़ नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होगा। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में कोई आयनाइजेबल स्पीसीज़ नहीं है, सो यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। सो स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे वीडियो में, कि कौन सा आपका हार्ड एसिड होगा, कौन सा सॉफ्ट एसिड होगा, बॉर्डर लाइन कौन से होंगे, हार्ड बेस कौन से होंगे, सॉफ्ट बेस कौन से होंगे, और बॉर्डर लाइन बेस कौन से होंगे, ठीक है। आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड में आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, अगर आप हार्ड एसिड की बात कर रहे हैं, हार्ड एसिड कौन होगी, एसिड का बिहेवियर कौन परफॉर्म करेगा, मेटल के ऊपर क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और स्मॉल साइज होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको ऐसी मेटल मिले जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है और साइज़ कम है तो वो हार्ड एसिड हो जाएगा। सॉफ्ट में क्या होगा, चार्ज भी कम होगा और साइज़ भी ज़्यादा होगा तो वो सॉफ्ट एसिड हो जाएगी। हार्ड बेस कौन हो गए, हम बार बार पढ़ रहे हैं, NOF, जहाँ पे स्मॉल साइज होगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, तो वो और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो मेरे हार्ड बेस हो जाएंगे। सॉफ्ट बेस हो जाएंगे जहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, जैसे R2S हो गया, R3P हो गया, R3S हो गया, और सॉफ्ट बेस में हमारे पाई एसिड लिगेंड भी आते हैं, कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया, थायोसाइनेट हो गया, आइसोथायोसाइनेट हो गया, आइसोसाइनेट हो गया, तो ये सारे मेरे क्या है, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गई, तो ये सारे क्या हैं, सॉफ्ट बेसिस हैं, ठीक है। सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अपने दिमाग में स्टेटमेंट्स क्लियर रखें, उन स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपका हार्ड है, और ऐसे प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की आपने स्टेबिलिटी को चेक करना है कि हार्ड के साथ प्रेफर करेगा और सॉफ्ट के साथ प्रेफर करेगा। सिम्बायोसिस प्रिंसिपल ध्यान में रखिए, जहाँ पे अगर हार्ड लिगेंड लगा हुआ है तो जो दूसरा मेरा लिगेंड लगेगा वो भी कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मेटल के नेचर को ऑलरेडी चेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंग। तो वो सिम्बायोसिस का प्रिंसिपल था। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल दिमाग में रखिए, जहाँ पे हमारे पास क्या था कि कॉम्प्लेक्स मेरा जितना न्यूट्रल होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और न्यूट्रल होने के हमने तरीके ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि दैट लिगेंड के ही
हिसाब से सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। फिर हमने पढ़ा था कि पाई बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा न्यूट्रलाइजेशन करता है एज़ कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्डिंग के। सिग्मा बॉन्डिंग में न्यूट्रलाइजेशन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे होता है। फिर मेटल के कोरस्पॉन्डिंग देखा था कि मेटल किस तरह से अपने चार्ज को कम कर सकता है, कि अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कर ले तो मेरा चार्ज कम हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर ले तो मेरा चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। और हमने स्टेबिलिटी के लिए डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोरेस्ट्रिक्शन फेनोमेना, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब हम पॉलीडेंडेंट लिगेंड यूज़ करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, जिससे एंट्रोपी बढ़ती है और कॉम्प्लेक्स मेरा बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो हमने ये सारे फैक्टर हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका डीपीपी सॉल्व करेंगे, डीपीपी नंबर 3। दिस इज डीपीपी नंबर 2 एंड इफ यू लाइक दिस video please like, comment, share, also subscribe the channel and also press the bell icon for more updates. Till then, take care, bye, stay home, stay safe. Thank you very much.